वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कई छात्रों के जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया कि एनसीईआरटी को पढ़ा दिया जाए सर। 9th और 10th के पूरे एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट कर दिया जाए। इसके लिए मैंने ये पीडीएफ सेगमेंट अपने यूट्यूब पे लाया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा पीडीएफ पूरी किताब आपको पढ़ा दूँ। और जहाँ तक उम्मीद है कि सारा का सारा सिलेबस साइंस का मैं आपका इस पर कंप्लीट करवा दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़ो और जुड़ते हुए और आप अपने सभी दोस्तों को ये बताओ कि इस पीडीएफ को जो आप किताब को पढ़ते हो, पढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है, हम आपको इसको पढ़ाएंगे भी और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो मैंने क्लास में कुछ प्रैक्टिकल कर लिया है उसके वीडियोस भी मैं इसमें अवेलेबल कर दूंगा, जिसको आप देखकर समझ सकते हो कि हाँ ये केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जा सकती है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। बस आपको ध्यान ये करना है कि रेगुलर आप क्लास को लेते रहिए, पीडीएफ को पढ़ते रहिए और जल्द ही मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करूंगा अपने सभी व्यूवर्स के लिए। चलिए हम इसको देखते हैं। रासायनिक पहला ये जो केमिस्ट्री में है आप लोगों का टॉपिक है अध्याय फर्स्ट, जिसको बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभी मैं हिंदी मीडियम के सारे छात्रों के लिए मैं ये सेगमेंट अवेलेबल कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं अंग्रेजी मीडियम के सभी छात्रों के लिए भी ये अवेलेबल करवा लूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके समीकरण। इसमें जो बताया गया है कि हमारे अगल बगल जितने भी केमिकल हैं, पदार्थ हैं, सब आपस में अभिक्रियाएं करते रहते हैं जो हम रेगुलरली देखते हैं, लेकिन देखने के बाद भी हम भी उस पर नज़र नहीं रखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गर्मियों में जो कमरे में दूध को खुला छोड़ देते हैं, जो गर्म ताप वाले पर कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? लोहे का तवा जो होता है, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर के का किण्वन जो होता है वो कैसे होता है? भोजन पकाया जाता है। हम क्यों उसको भोजन को पकाते हैं? हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, कैसे पचा लेता है? और हम सांस लेते हैं। इन सारी चीज़ों पर हमको अगर ध्यान देंगे, इस पर विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सब कुछ रिएक्शन का ही एक भाग है, केमिकल रिएक्शन का ही भाग है। जैसे कि दूध को हम लोग खुला क्यों छोड़ देते हैं? अगर हम लोग खुला छोड़ देंगे तो इसके साथ क्या हुआ? दूध का जो वसा होता है, वसा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण हमारे दूध के अंदर जो है एक अलग से दुर्वासिता यानी कि बदबू आने लगती है। कुछ बैक्टीरियल रिएक्शन भी होते हैं जो वातावरण से उसमें जाकर मिल जाते हैं, वो बायोलॉजिकल रिएक्शन करवा देता है। इसी तरीके से लोहे को अगर हम वायुमंडल आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो उस पर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जो जंग कहलाता है। ठीक है। अंगूर का किण्वन, अगर अंगूर को हम लोग बाहर रखते हैं, खुले में छोड़ते हैं, तो देखते हैं कि हम उसके साथ, चूंकि उसमें सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज जाइमेज कुछ बहुत सारी चीज एंजाइम्स भी उसके अंदर मिलती हैं। इसी के साथ साथ जो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, वो एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करके और उसका फर्मेंटेशन हो जाता है जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में आ जाता है, यानी उस अंगूर से होते हुए उसके अंदर बन जाता है, जिसके कारण अंगूर भी सड़ जाता है और बदबू देता है। तो अगर आप अंगूर को पॉलीथीन में बंद करके रखो, सड़ा हुआ हो, और उसको जब सड़ जाता है उस पॉलीथीन को जब खोलोगे तो एक अजीब सी स्मेल आएगी जो एक अल्कोहल की स्मेल आपको दिखाएगा, अल्कोहल का। तो लगेगा कि हाँ ये जैसे शराब के रूप में, चूंकि अंगूर से ही शराब बनाया जाता है, तो इस शराब का स्मेल आपके अंदर आपको सुनाई देगा। भोजन को पकाया जाता है। भोजन को हम लोग पकाते क्यों हैं? अगर हम भोजन को न पकाएं तो एक जटिल रसायन है, जो हमारा भोजन है वो जटिल रसायन है। जटिल रसायन होने के कारण उसको हमको पचाने में बहुत समय लगेगा। अगर उसको हम पका लेते हैं तो उसके रसायन आपस में भाप के द्वारा और पानी के द्वारा रिएक्शन करके और उसके अणु जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। टूटने के कारण जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर जो है उसको पचा लेता है। इसी तरीके से हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कराते हैं जो ग्लूकोज का जारण करता है। ग्लूकोज के जलने के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर फेफड़े द्वारा एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाई एक्सचेंज के द्वारा एक्सचेंज हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है ये। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन। फिर इसके आगे इसमें बताया जा रहा है कि हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसको हम एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। आप शायद सोच रहे हो कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्रियाकलाप। अब इस क्रियाकलाप को मैंने अपनी क्लास में दिखाया है, मैग्नीशियम रिबन को जला के। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को उसके रिबन को अगर हम थोड़ा सा रेगमाल के द्वारा या सैंड पेपर के द्वारा घिस के, क्योंकि उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है तो थोड़ा रिएक्शन लेट करेगा। अगर हम उसको घिस देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको घिसने का मतलब साफ करना कहते हैं। अगर हम ऐसा करके आग के पास, फ्लैम के पास ले जाते हैं तो कुछ देर बाद वो रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करने लगता है। रिएक्शन करके बहुत तेज ज्वाला के रूप में जलने लगता है। यानी आप ये समझिए कि 1-2 फीट दूर अगर हाथ से हम लोग लिए रहते हैं तो उसको डायरेक्ट आँख से, नंगी आंखों से हम लोग देख नहीं पाएंगे।
अगर देखेंगे भी तो कुछ देर बाद जब दूसरी साइड में हम आंख अपनी घुमाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, इतनी तेज रोशनी होती है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने किया है प्रैक्टिकल में, इसी वीडियो में साइड में मैं लगा दूंगा 10 मिनट के लिए, और उसके आप इस वीडियो को आप देखोगे और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। तो मैग्नीशियम रिबन का जो है दहन हो जाता है, और दहन होने के बाद उसमें आप देखोगे यहाँ पर एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त हो जाता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और एक सफ़ेद रंग का राख या ऐश जिसको उसको बोल सकते हैं वो मिलता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम के रिएक्शन का परिणाम होता है। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग दूसरा अगर प्रैक्टिकल देखें इसके अंदर, तो परख नली में अगर हम लेड सीसा जो होता है ना, नाइट्रेट का घोल लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे, और उसके बाद तब हम जाके देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो जब भी हम इसको इसके अंदर लेते हैं तो इसके अंदर कुछ इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, इसके रंग में भी परिवर्तन आएगा, गैस भी उत्पन्न होगी। जब कोई भी डालेंगे हम लोग, जैसे परक्लोरीन लेड ऑक्साइड के अंदर डालेंगे तो उसमें हाइड्रोजन मुक्त होगी। तो सारे रिएक्शन जो है स्मॉल 3 लेवल के एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हाइड्रोजन गैस की बाहर आता है। हाइड्रोजन गैस जब बाहर आएगा तो यहाँ पे आप इस देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन गैस बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो अब इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखें कि एक शंक्वाकार फ्लास्क और लें, उसके अंदर अगर हम देखें परख नली के अंदर कुछ जिंक टुकड़े डाल देंगे तो HCl मिलाने पर तन HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी हम अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 दोनों में से कोई अम्ल अगर हम मिलाते हैं तो देखोगे कि एक छोटा सा जिंक के जो टुकड़े होंगे उसके चारों तरफ छोटे छोटे बुलबुले जैसे बनने शुरू हो जाएंगे, और इस बुलबुले को आप देखोगे तो इसमें आपस में मिलकर थोड़ा बड़ा बुलबुला बनाएगा, बाहर निकलेगा। तो इस जो बुलबुले बनते हैं ये बुलबुले एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस होते हैं जो बाहर निकलता है। यानी इसमें अगर आप देखोगे उस फ्लास्क को छुओगे तो उसमें हीट मालूम होगा, थोड़ा सा गर्म, यानी कि अगर उसको हम लोग टच करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में बाद में करूँगा, दिखा दूंगा जब लाइव क्लासेस करूँगा तो लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा डाल के, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें फ्लास्क को जब हम छुएंगे तो वो हीट महसूस होगी हमें, उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाएगा, जो केमिकल सोल्यूशन है उसके अंदर का कलर में भी चेंजिंग आ जाएगी, और साथ साथ में इसके अंदर गैस निकलेगी, और वो गैस जो है हाइड्रोजन गैस होगी। एक्चुअली रिएक्शन का इसका पर्पज यही है कि हम कुछ एसिड्स को किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो एक अभिक्रिया देखने को मिलती है, और आपको ये समझना है कि अभिक्रिया होती क्या है। यानी कि हम मेटल या कोई भी अम्ल या क्षार के साथ हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो कोई ना कोई एक रिएक्शन हो रहा है, और ये आसपास होने वाली रिएक्शन है, उसी के बारे में आपको समझाया जा रहा है कि इनिशियल स्टेज पे आप लोग अभी छोटे बच्चे हो तो ये चीज़ें समझो, महसूस करो कि अगल बगल हमारे जो है चारों तरफ कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा, जो भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा, उसको हम कॉपी पे किस तरह लिखेंगे। तो अब हम एक नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम का था अभी वो करवाए थे, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी जिधर दो चीज़ मिला रहे हैं, दो केमिकल मिला रहे हैं, उसको अभिकारक कहेंगे, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्साइड अगर हम मिला रहे हैं तो हमारा अभिकारक कहला रहा है। ये देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला रहे हैं, अब यहाँ पे बन रहा है क्या, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बन रहा है, और जबकि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन मिलाया। तो ऐसी अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इससे इसमें जो है अभिकारक एक मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो साइड में है, यानी बाएं पक्ष जो होता है वो आपका अभिकारक कहलाएगा, और दाहिने साइड में जो है उत्पाद आएंगे, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वही चीज़ें बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखेंगे कैसे, रासायनिक समीकरण को के निरूपण को भी इससे भी संक्षिप्त विधि है, यानी कि उसको और छोटे से छोटे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको हिंदी में मैग्नीशियम ऑक्साइड और उस प्रोडक्ट में हमने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी लिखने की तरीके हैं तो उसको शॉर्ट किया गया है, केमिस्ट्री में शॉर्ट करके बताया गया है। केमिस्ट्री में आप आगे रिएक्शन लिखोगे तो शॉर्ट तरीके से लिखो, उसके प्रतीकों को लिखोगे, फिर उसका संतुलन करोगे। यही सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, उसको समझना है। जैसे मैग्नीशियम है तो इसका सूत्र क्या है, प्रतीक क्या है मैग्नीशियम का Mg, तो उसको हम जोड़ किसके साथ में है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जोड़ने पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है इस तरीके को जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला तरीका, यही आपका समीकरण लिखने का तरीका है। ठीक है, समझाने का तरीका इनिशियल स्टेज पे क्लास 9 तक आपको समझाया गया, 6, 7, 8, 9 में ये समझाया जाता है, लेकिन अब आपको लिखना होगा तो इसी तरीके से लिखना होगा, उसके प्रतीकों के साथ ही। चलिए आगे देखते हैं।
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जो संतुलित रासायनिक समीकरण है इसका महत्व क्या है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसे आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। बताया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। लाइव एग्जांपल हम जो बनाएंगे तो हम तौल के बनाएंगे कि प्रोडक्ट को कितना हम तोलेंगे और प्रोडक्ट जो है बनने के बाद तो कितना मात्रा उसकी आती है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि ना तो उसका निर्माण कर सकते हैं किसी द्रव्यमान का और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये हमेशा ट्रुथ रहेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 जो बोल रहा है वो संतुलित है? तो 1.2 ये क्या ये संतुलित है? अगर ये संतुलित नहीं है तो देखते हैं। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखें। जैसे ये देखा आपने शब्द समीकरण जिंक लिखा हुआ है, यानी कि हमने हिंदी ये जो हिंदी में लिखा हुआ है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में देखो यहाँ पर क्या बना है, अभिकारक में जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ प्रोडक्ट में बन रहा है आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग लिख रहे हैं कैसे, देखिए इसको ZnH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बनाया कैसे? ZnSO4 और मुक्त क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर आया। ये तीर के निशान के दोनों ओर जो तत्व परमाणु की संख्या इसकी हमको तुलना करनी है, इसमें कितने कितने हैं इसके बाद की हमें तुलना करनी है। यानी जो भी केमिकल यूज हो रहे हैं उनकी मात्रा कितनी है, वो क्या दोनों साइड बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो उन्हें हमें बराबर करना होगा। आइए इसके समीकरण हम लोग आगे तुलनात्मक रूप से देखते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करके इसका रिएक्शन जो कर रहा है, जो बना रहा है ZnSO4 प्लस H2, इसमें सारे बैलेंस्ड है कि नहीं। जैसे जिंक का देखिए, यहाँ पे जिंक का राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि अभिकारक समूह पे और उत्पाद समूह में उसका कितनी मात्रा है उसे देखिए। यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक का जो है 1, यहाँ भी जिंक 1 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ H2SO4 देख रहे होंगे आप, H2SO4 सॉरी SO4, यहाँ पर आप देखिए SO4, यानी कि ये लगभग दोनों साइड में जितनी भी मात्रा है वो बराबर चल रही हैं। दोनों साइड में जितनी मात्राएं हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर आप इस चार्ट में देख लीजिए, देखिए जिंक की मात्रा यहाँ पे 1 है और यहाँ पर उत्पाद में भी जिंक 1 ही बना हुआ है। हाइड्रोजन की मात्रा 2 थी, उत्पाद में भी हाइड्रोजन की मात्रा 2 है। सल्फर की मात्रा 1 है, यहाँ भी सल्फर की मात्रा 1 है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 4 है, यानी कि ये समीकरण जो है संतुलित है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे Fe प्लस H2O, इसका जो बनता है समीकरण, इसमें क्या दोनों बैलेंस्ड है या नहीं। Fe प्लस H2O जो प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 प्लस H2O। अब इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे, अगर इसको बॉक्स में करके देख रहे हैं अलग अलग बना के, थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हुआ क्या है, H2O अगर देखा जाए तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिए Fe3O4 और H2O। अब यहाँ पे इसको मिलाना है कि कितने कितने सबके परमाणु हैं। आयरन के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3। और हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर 2 है, यानी बराबर चल रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही है H2O के साथ और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। अब क्या हुआ, ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने की जरूरत है। इसको संतुलन कैसे करेंगे, आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ इस समीकरण को हल करने के लिए, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें सीधे सीधे करना क्या होगा कि सीधे सीधे हम लोग अगर यह देखते हैं तो Fe, ये जो Fe है, Fe प्लस H2O बना क्या रहा है, Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे ये जो मेन प्रोडक्ट है, बड़ा वाला प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बनना है, इस मेन प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि फेरस के कितने आयरन के कितने परमाणु हैं, अणु, यानी कि 3 है। तो यानी कि सीधे सीधे हमको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ हमको इसको 3 कर देंगे बैलेंस। 3 करने के बाद यहाँ पे 3 बन गया। अब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को हमें बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितना हुआ है, प्रोडक्ट में 2 बन रहा है
यहाँ पर कितना है, 2 बन रहा है। और यहाँ पर ये बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर करना क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या को कितना बन रहा है, 4। तो जब 4 बन रहा है मेन प्रोडक्ट है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर हाइड्रोजन के साथ हम आगे इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ बनेगा 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बन जाएगी 4 दूनी 8। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 में गुणा हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जो हमारा ऑक्सीजन की संख्या है ये कितना होगा, ऑक्सीजन की संख्या 4 बन रही है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ रही है, 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आगे हमको बताया गया है, देखेंगे। यहाँ पर देखिए बता रहा है फेरस के अणु और हाइड्रोजन के अणु को 4 का संख्या से गुणा कर दिया जा रहा है और 4 संख्या से गुणा करने पर हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, यानी आंशिक रूप से। फिर इसको आगे लेके जाकर दिखा रहा है, फिर आपको आंशिक रूप से संतुलित है और पूर्ण रूप से जो संतुलित हो रहा है यहाँ पर है पूर्ण रूप से संतुलित में। देखिए यही बात मैंने बताया था आपको कि टीएफई के 3 हाइड्रोजन आगे 4 से गुणा हो गया, ठीक है, बना रहा प्रोडक्ट 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये देखो कि बैलेंस बराबर पूरा क्लियर बैलेंस बन रहा है आपका, ठीक है, ये पूरा क्लियर बैलेंस बन रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक अवस्थाओं को संकेत के रूप में लिखना। ये जो हमारी रिएक्शन होते हैं इनको हम संकेत के रूप में, जिनकी अवस्थाएं होती है उसको संकेत के रूप में लिखना जरूरी होता है रिएक्शन के साथ साथ, ठीक है। जबकि हर जगह बाहर आगे जब जरूरत पड़ती है, मतलब अगर मांगा जाता है आपसे लिखने के लिए कहा जाता है तभी लिखने की जरूरत पड़ती है। बाकी ये कॉमन हो गया, रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इनिशियल स्टेज पर 9th-10th में आपसे ये चीज़ करवाई जाएगा। अगर करवाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस स्टेट में है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये आपको समझना होगा। जैसे ये फेरस कण देखिए सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे H2O जो है आपका गैसियस स्टेज में है और यहाँ पे फेरस ये जो वो बना है प्रोडक्ट ये भी आपका सॉलिड स्टेट में, और ये हाइड्रोजन जो है ये गैसियस स्टेज में है, यानी इसका तीर भी ऊपर की तरफ लगाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि H2O को हमेशा हम लोग ये सोच रहे हैं कि पानी होगा, लेकिन जहाँ पर ये वाटर होगा वो EL स्टेज लिखा जाएगा, यानी कि अगर तीनों स्टेज में है, गैसियस में है तो G, लिक्विड में है तो L, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो S, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब कुछ और अब समीकरण इसमें दे रखा है उसको समझते हैं। इस पे ये जो सारे समीकरण बने हुए हैं, जैसे CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किस स्टेज में है, गैसियस स्टेज में है। और देखिए हाइड्रोजन गैसियस स्टेज में है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो इसको समझाने का ये है कि हम जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैटलिस्ट और हीट कोल्ड जो भी होगा वो इस तीर के ऊपर शो करेंगे, उसको हम इस तीर के ऊपर ही लिखेंगे। जब भी हम कोई चाहे वो ताप हो, दाब हो, कैटलिस्ट यानी प्रेरक हो, अगर उनका उपयोग किया जा रहा है इस रिएक्शन में तो उसे हम इस तीर के ऊपर डिनोट करेंगे। और प्रोडक्ट हमारा पता ही है, प्रोडक्ट हमारा इधर इस राइट हैंड साइड में बनेगा और प्रोडक्ट किस अवस्था में बन रहा है, किस अवस्था में प्राप्त हो रहा है उसकी अवस्था लिखनी जरूरी है। जैसे लिक्विड स्टेट में मिल रहा है तो लिक्विड स्टेट में, यानी कि हमें ये जो मेथिल अल्कोहल है वो हमें मिल रहा है लिक्विड स्टेट में, मेथिल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है तो हम यहाँ पे L लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये है एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन का मतलब हुआ कि वो पानी के अंदर घोला गया, उसे पानी के अंदर घोला गया है। और H2O क्या है, लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे हमारा देख रहे हो लिक्विड स्टेट बना हुआ है। ग्लूकोज हमें मिल रहा है एक्वस स्टेज में, ग्लूकोज जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है वो एक्वस, और जो O6O2 मिल रहा है वो भी एक्वस यानी कि पानी के अंदर घुला हुआ मिल रहा है। वहीं पर H2O भी मिल रहा है हमें इसमें लिक्विड स्टेट में। ये जो रिएक्शन है इसको आप ध्यान दीजिए, इसमें सूर्य के प्रकाश, देखिए जो कैटलिस्ट का यूज हो रहा है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हमको ग्लूकोज में, प्लांट्स में जो रिएक्शन होता है, प्लांट में जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट निर्माण होता है ग्लूकोज का, वो कैसे होता है यहाँ पर ये समझाया गया है। और किस अवस्था में है, कौन कौन किस अवस्था में प्राप्त होते हैं ये आपको जरूरी है। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि O2 हमारा जो है O2 हमें किस अवस्था में मिल रहा है, तो ऑक्सीजन जो है एक्वस सोल्यूशन के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बन रहा है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के कुछ परत चढ़ जाती है, जिससे अगर हम उसको ऑक्सीजन लौ के साथ ज्वाला के साथ जलाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी नहीं जलेगा, थोड़ा टाइम लेगा। अगर हम उसको रिएक्शन को जल्दी कराना चाहते हैं, उसके एरिया को रफ
ड्रॉप का मतलब हीट को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं एरिया को, तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जल्दी करने लगता है तापमान पाने पर। ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड ये देखिए समीकरण, संतुलित समीकरण लिखिए, इसका संतुलित समीकरण लिखना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और बना क्या रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सूत्र जो बनेगा वो क्या बनेगा इसमें, इसको हम लोग राइट करते हैं, इस पर करते H2 प्लस Cl2 नाइट्रोजन 2HCl। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन संख्या 2, क्लोरीन संख्या 2, क्लोरीन यहाँ देखिए मत करोगे, क्लोरीन संख्या ये है संतुलित का समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका पहले सूत्र आपको समझना पड़ेगा। CaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Cl2SO4 4 साइज बना देते हैं। प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट में नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही है, स्क्रीन पूरा कवर हो जा रहा है। 2AlCl3 प्लस 3BaSO4, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है। अब इस बैलेंस समीकरण को अब मिला लो, बेरियम 3, यहाँ पर बेरियम 3 है, बेरियम 3 है। ठीक है। एल्यूमिनियम की पोजीशन कितना है, यहाँ पर देखिए 2Al 2 हो गए, एल्यूमिनियम SO4 हो 3 हो गए, SO4 यहाँ पर 3 हो गए, Cl जो है आपका 3 है, Cl2 यहाँ पर Cl2 आपका भी 3 हो गए। ठीक है। बैलेंस हो जा रहा है आपका समीकरण। और ये मीडियम क्या है, इसका एक्वस मीडियम है, इसको ब्रैकेट में एक्वस, ये भी आपका एक्वस मीडियम है, Cl3 जो बन रहा है वो भी एक्वस मीडियम में ही बन रहा है। BaSO4 ये आपका सॉलिड है। ठीक है, तो आपका सॉलिड मीडियम है। ठीक। नेक्स्ट सोडियम तथा जल के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उसका कह रहा है कि सोडियम प्लस जल बना रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयन। तो इसके लिए सूत्र क्या लिखा जाएगा, इसको हम साइड पर राइट कर दे रहे हैं। L8 ये सॉलिड होगा प्लस H2O ये लिक्विड स्टेट में होगा, बनाया देता है प्रोडक्ट में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसलिए परेशान ना होइएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस सोल्यूशन होगा प्लस H2 ये गैस यानी ऊपर तरफ ही लगा देंगे, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा, ये बैलेंस है, इसको मिला लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्या है, बेरियम जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। इसका रासायनिक आपको संतुलित रासायनिक सूत्र लिखना है। संतुलित रासायनिक सूत्र हम लोग लिखते हैं इसको, यहीं पे व्हाइट दिख रहा है, लिख दे रहा हूँ। BaCl2 ये हो गया सॉलिड प्लस Na2SO4 ये हो गया सॉलिड, बना क्या रहा प्रोडक्ट BaSO4 सॉलिड स्टेट प्लस 2NaCl। ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट है, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक दो बार लिखिए, याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड एक्वस ये जो आपका है जल में, और सोडियम सल्फेट, और बना क्या रहा प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट। ठीक है, अघुलन से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहा तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तो जल में होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा
रिएक्शन करने पर ये बना क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन जेल के अंदर। तो इसको भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, प्लस HCl। HCl चूंकि एक्वस है ना, ये भी एक्वस है, एक्वस बना क्या रहा है, NaCl कॉमन सॉल्ट, एक्वस होगा ये, प्लस वाटर H2O। ठीक है, जिसका संतुलित समीकरण है। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, जंग बना रहा है। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए। अब इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी आप इसको जानते ही हो कि कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ना तो बाहर से कुछ आ रहा है, ना अंदर से कुछ आ रहा है, लेकिन जितने भी हम केमिकल्स उसमें यूज कर रहे हैं उसी में से उनके बंधों का वो टूट करके जो अंतर्गत जो बंध बने रहते हैं वो टूट कर नए बंध का निर्माण करके नए प्रकार का यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है तो आप लोग हमेशा देखते होंगे जिनके घर में उताई होती है चूने में से, अक्सर ये इनको मिलता होगा देखने को। ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना जिसको बोलते हैं, कली चूना जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग ले लेंगे, बुझा चूना, और इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं। जल मिलाने के बाद फिर क्या होता है, हम जब इस बीकर को छुएंगे तो ये जो है बीकर हमें गर्म महसूस होगा। क्या महसूस होगा, गर्म, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके अंतर्गत ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। समीकरण के अंतर्गत ये है कली चूना, यानी बुझा हुआ चूने का सूत्र CaO सॉलिड स्टेट में होता है, वहीं पर ये H2O लिक्विड स्टेट में ही है। अब इसको जब ये बना रहा है, क्या बना रहा है, बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना, इसका आपका सोल्यूशन बनता है। प्लस इसके साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको अगर प्लास्टिक की बाल्टी में अगर इसको गिराया जाए तो प्लास्टिक की बाल्टी जल जाएगी, इसलिए अक्सर इसको सीमेंट के हौद में या लोहे के बर्तन में, यानी लोहे की बाल्टी में ही कली चूना को पानी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलाकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया की सबसे बड़ी उदाहरण होगी, धारणा होगी कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट, जैसे एक ये और एक ये, दोनों मिलकर बना क्या रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। तो अब इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए जानकारी के लिए है, एक प्रकार से जनरल नॉलेज है। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन हम दोनों बना रहे हैं, जो पा रहे हैं एक्वस सोल्यूशन, इसको हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिक्सअप करते हैं, यानी मिलता है ये, तो ये चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा तो ये चमकदार, यही कैल्शियम कार्बोनेट रियल में क्या है, संगमरमर है। जो हमारे यहाँ मार्बल होता है, मार्बल लगते हैं, संगमरमर लगता है जो फर्शों पर, वही है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो लेकिन अगर हम सीधे जो बोलते हैं, देखो चूना जब हम लगाते हैं एक्वस सोल्यूशन को दीवारों पे, तो पहले चमक नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वो बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसी की वजह से चमकदार हो जाता है, और ये मेन कंपोजिशन है संगमरमर का। ठीक है, अब कोयले के दहन को देखते हैं। कोयले का दहन जो होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए कोयला चूंकि जानते ही हम कार्बन होता है, वो क्या होता है, कार्बन होता है, और उसको हम ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं, यानी उसको जलाते हैं। कोयला चूंकि सॉलिड स्टेट में रहेगा और ऑक्सीजन हमारा गैस स्टेज में है, बनता क्या है, CO2 जो कि गैस स्टेज में है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन गैस स्टेज में रहेगा और ऑक्सीजन भी गैस स्टेज में है, और उसके द्वारा हमारा पानी का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये गैस स्टेज में हमारे पानी का निर्माण लिक्विड स्टेज में।
सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाओं के हमारे 3 उदाहरण हो गए। पहला हो गया बुझा हुआ चूना, ये जहाँ पर बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा हुआ उदाहरण ये वाला कार्बन का दहन जो करवाते हैं। कार्बन का दहन करवाने पर हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मिल रही है वो भी एक सिंगल उत्पाद है। दो अभिकारकों को मिलाने के बाद सिंगल उत्पाद प्राप्त हो रहा है। और वहीं पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर दो जो हाइड्रोजन वाटर का निर्माण हो रहा है वो सिंगल उत्पाद हो रहा है। तो ऐसे जो सिंगल उत्पाद है, यानी कि जो सिंगल उत्पादों का एकल उत्पादों का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें ऊष्मा की कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऊष्मा की मात्रा लगती है उस रिएक्शन को पूरा कराने में, और कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन कराने में ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्षेपी 2 प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, ऊष्मा क्षेपी और अवक्षेपीय। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं मिश्रण जब गर्म हो जाता है तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो कहना बताया जा रहा है इसमें कि अगर हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट हो जाता है, उसमें हीट निकलता है, तो उसमें अच्छी अभिक्रिया कर लेंगे वो। अब प्राकृतिक गैस का दहन देखिए, मीथेन CH4। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस है। इसका दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन जानी रहे हो सब आग लगाने में सहायक है। ऑक्सीजन जीवन देने में भी सहायक है, और आग लगा के जो जहाँ भी जंगल में आग होता है, ऑक्सीजन अगर ना हो तो वहाँ पर आग ना लगे। यानी ऑक्सीजन, और किसी भी आग को अगर बुझाना हो तो वहाँ के अगल बगल वायुमंडल के वातावरण से ऑक्सीजन हटा दिया गया तो बुझ जाता है। ठीक है। अब यहाँ बन क्या रहा है? एक बन रहा है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बन रहा है पानी। तो मीथेन हमने लिया है गैसीय स्टेज का, ऑक्सीजन ही हमने लिया है गैसीय स्टेज, और प्रोडक्ट में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो गैसीय स्टेज का बन रहा है, और वाटर जो बन रहा है वो भी गैसीय स्टेज में बन रहा है, तो वाष्प के रूप में बन रहा है। तो साथ में ऊर्जा भी मुक्त हो रही है। आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि हम जो श्वसन करते हैं उसमें जो रिएक्शन होता है वो एक ऊष्मा क्षेपी है। तभी तो हमें हीट में ग्लूकोज का जारण होता है, और जब ग्लूकोज का जारण होता है हमारे शरीर में, उसी वजह से हमारी शरीर गर्म रहती है, और जिससे जैसे कहते हैं ना कि आदमी मर गया, ठंडा पड़ गया, यानी कि आदमी के अंदर वो रिएक्शन होना बंद हो गया, रिएक्शन ग्लूकोज का जारण बंद हो गया। ग्लूकोज का जारण बंद हो गया तो आदमी शरीर के अंदर हीट नहीं होगी, यानी कि वो मृत प्राय हो गया, वो मर गया, और वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है। इसलिए शरीर को हीट रखना जरूरी है। ठीक है। और वो हीट ऐसे नहीं रख सकते, कुछ खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। भोजन करने से ग्लूकोज निर्माण होगा, ग्लूकोज जाके शरीर की सभी कोशिकाओं के अंत तक पहुँचकर ये रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन के द्वारा, उसमें क्षेपी रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, के द्वारा हम लोग जीवित हैं। हम सभी जानते हैं जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर कोशिकाओं को उपस्थित ऑक्सीजन से मिलने पर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। सभी क्रिया का विशेष नाम है श्वसन। ठीक है। यही बात हमने बताई थी, और वही बात को इसमें इतने बड़े शब्दों में लिखा गया है। उसको हम लोग रिएक्शन के रूप में देख लेते हैं, चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें जरूरी है। इस पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज सूत्र क्या है? C6H12O6। कमेंट बॉक्स में आप लोग सुक्रोज का सूत्र लिख के बताइए। ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में सुक्रोज का सूत्र लिख कर बताएंगे। ग्लूकोज क्या है? इसको सोल्यूशन है, और यहाँ पर हम 6 ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं। ठीक है। 6 ऑक्सीजन के साथ जब ये दहन होता है, इसका जारण होता है, तो हमें 6 CO2 प्राप्त होते हैं, जो कि एक्वस होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और इसके साथ साथ हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है। ठीक है। इस सूत्र को आप एक बार फिर से जो है ध्यान से देख लीजिए। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एक्वस सोल्यूशन किसका प्राप्त हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। सीधी भाषा में अगर याद करोगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन साथ जलने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। तीसरा, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य या का विघटन होकर कंपोस्ट जो बनता है, उसमें भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। अच्छा, ये जितने भी ग्रामीण के बच्चे होंगे उन्हें ये पता होगी, जो वनस्पति द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनाते हैं। कभी कभी देखना ध्यान से, गोबर की खाद बनाते हैं लोग, और गोबर की खाद जो बनती है तो जहाँ पर वो इकट्ठा करके रखा जाता है, कभी भी अचानक जब उसको खोदा जाता है, उसको फावड़े द्वारा निकाला जाता है, उसको कट किया जाता है, तो वहाँ एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। फिलहाल मैंने ये देखा है, और जिस बच्चों ने नहीं देखा वो भी जाके देखे, कि जब जिसको हम लोग पांस बोलते हैं, सड़े गले जब वो खेत में फैलाया जाता है कंपोस्ट को, उस समय उस गड्ढे से निकाला जाता है, और ढेर के रूप में कहीं रखा गया रहता है, तो वहाँ से हट निकाला जाता है। तो निकालने पर एक अलग सी गर्मी फील होती है, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है।
कई लोग उसको बोलते हैं कि जो है इसमें अपने आप जो है वो गर्मी पैदा होती है, तो वो सच्चाई है। तो उसमें एक कारण है ये कि ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो कह रही है कि वहाँ पर मीथेन गैस का निर्माण हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसी वजह से है। ठीक है, तो आसपास हमारी घटनाएं हो रही हैं और हमें पता नहीं है। फिलहाल हम अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे साफ नजर आएंगी। ठीक है, अब वियोजन दूसरा होता है क्या, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पहले प्रैक्टिकल से पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या है ये, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये इसी के साथ इन्होंने जो है रिएक्शन किया है। तो अपघटन में डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं कि डिकम्पोज हो जाना, हट जाना, टूट जाना। ठीक है, अब इसमें जैसे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर हम लोग परखनली में ले लेते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे फ्लेम में या आग में गर्म करते हैं, तो उसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा और रंग के साथ साथ इसके क्रिस्टल के रूप में भी परिवर्तन, इसके कलर में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो फेरस सल्फेट के जो अणु है, अगर उसको रख के परखनली में हम गर्म करते हैं तो सूंघते भी, डायरेक्ट तो नहीं सूंघ सकते, किनारे से उसकी स्मेल को कहा गया है कि अपनी तरफ खींच के सूंघिए, तो स्मेल में और उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। ये किस कारण होता है, अपघटन के कारण। किस कारण होता है, वियोजन यानी अपघटन के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गए सूत्र जो बन रहा है, इस सूत्र में FeSO4 फेरस सल्फेट है और इसको जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा इस डेल्टा से डिनोट भी करते हैं। ऊष्मा जब दे रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड के वो बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट बन रहा है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये भी गैस के रूप में, और SO3 ये भी गैस के रूप में बाहर आ रही है, तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। साथ साथ उसका जो Fe2O3 है, इसका कलर परिवर्तित है, हमें ये जो है नीले रंग से हल्का हरे रंग की तरफ परिवर्तित हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद यानी कि 2-3 उत्पाद बना दे रहे हैं। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि ये टूटने वाली, अपघटन वाली अभिक्रिया है। अब गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O जो होता है, FeSO4 × 7H2O का जो क्रिस्टल होता है वो अपना पानी त्याग देता है, तो क्रिस्टल का रंग भी बदल जाएगा। तो पानी में त्याग देगा तो क्रिस्टल का रंग भी बदल जाएगा और फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। और जब सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा तो उसकी स्मेल भी, महक में भी परिवर्तन आ जाएगा। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, फेरिक ऑक्साइड जो है वो ठोस अवस्था में है, जबकि ये सब दोनों गैसें हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का भी कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये भी परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित होकर वियोजन अभिक्रिया करेगा। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों हो जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए कैल्शियम अभी हम लोग बनाए थे, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लपेट कर क्या बना दिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम कह रहे हैं कि ये गर्म कर दिया जाए, गर्म करके उसको कली चूना हम लोग, तो उसके पानी को बाहर करवा के, डिकम्पोज करवा के, वियोजन करवा के हम लोग बुझा चूना और उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी है। कौन सा उदाहरण दे रहे हैं, परखनली पकड़ लेना, कौन है, लेड नाइट्रेट को। अच्छा, लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस में ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यह लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने पर ये बनाएगा लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। यहाँ पे ध्यान भी देने लगा समीकरण को आपको ये ध्यान देना है, ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित है या नहीं देखना है। यहाँ पे 2 PbNO3 होल ट्वाइस बना हुआ है, यहाँ पे 2 PbO लेड ऑक्साइड बना हुआ है और 4 NO2 बना हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन की 2, तो ये हमारा संतुलित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक प्रैक्टिकल है, ये इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए एक प्लास्टिक का मग, उसके तली में 2 छेद करके रबर डॉट लगा दिया जाए, छेदों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया जाए जैसे चित्र में दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। मग में इतने जल डाल दिए जाए, इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए। जल में कम सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाए। जल से भरी 2 आशंकित परख नलियों को 2 कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरणों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। दोनों इलेक्ट्रोड अपने आप बुलबुले बनते नजर आएंगे। बुलबुले आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देंगे। और क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियों में गैस भर जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह पर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। शिक्षक द्वारा भाई ये करना जरूरी है। मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ।
इसमें होता क्या है कि एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन तो गैस का निर्माण होगा जब इस परख नली को, जैसे इस परख नली को हाइड्रोजन साइड वाली परख नली को हम ये बाहर लेके आएंगे, फिलहाल इसको सीधा नहीं कर सकते, उल्टा ही लेके आएंगे, उल्टा लेके आएंगे और यहाँ पर अगर हम एक अगरबत्ती लेके, जलती हुई अगरबत्ती यहाँ पर लेके आएंगे इसके मुंह के सामने, एक पॉप 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 करके इसको पॉप ऐसे अजीब करके आवाज ये जलेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस की निशानी होती है, हमेशा पॉप पॉप साउंड देता है। और ये इधर साइड में जो ऑक्सीजन की गैस है, ऑक्सीजन गैस होगी, और यहाँ पर जब नली लेके जाएंगे अगरबत्ती को, तो ये अगरबत्ती चूंकि ये सुलगती हुई अगरबत्ती है ना, जब इसको अंदर तरफ प्रवेश करेंगे तो ये अगरबत्ती जलने लगेगी। और जलने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन चूंकि सहायक होती है किसी भी चीज़ को जलाने में गैस, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है और उसने किसी चीज़ को, यानी अगरबत्ती जो सुलग रही थी उसको तुरंत फायर में चेंज कर देता है। तो ये प्रैक्टिकल है, मैं इसको वीडियो बना के और आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट्स और दोनों पे रहेंगे, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, दोनों स्थिति में क्या होगा, प्रक्रिया में कौन कौन सी गैस उपस्थित है, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूर्य का प्रकाश। अब चाइना डिश, यानी एक कोई प्लेट चाइना डिश आती है, उसको लिया जाए और उसमें सिल्वर क्लोराइड करीब 2 ग्राम ले लिया जाए। चाइना डिश को थोड़ी देर के सूर्य के प्रकाश में अगर रख देते हैं तो थोड़ी देर में सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखेंगे हम लोग, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग चेंज हो जाता है। अगर हम लोग उस चाइना डिश के लिए होता है कि कोई विशेष नहीं है, ये चीनी मिट्टी का ऐसा होता है जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में न्यूट्रल रहता है वो पात्र, तो इसलिए चाइना डिश की बात की जा रही है। तो इसमें सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में इसको रख देते हैं, तो डिकम्पोजिशन होता है, इसमें डिकम्पोज होता है ये सिल्वर प्लस क्लोराइड के रूप में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ बना रहा है क्या, सिल्वर, चांदी और क्लोराइड। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड को भी, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम ले लेंगे, उसको प्रकाश, सूर्य प्रकाश में कर देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब होता है, जो हम लोग पहले एक रील कैमरे में रील लेते थे, कलर कैमरा, जो मतलब कोई कैमरा आता था पहले जो रील रोल रखता था उसके अंदर, तो रोल जो होता है वो ऐसे चौकोर चौकोर देखे होंगे, डॉट 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 किनारे 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 के बना रहता है, और ये रील होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कैमरा बना होता है, तो कैमरा अचानक से इस रील ब्लैक बॉक्स के अंदर रहता है, और जब ये रील बाहर आता है उस पर कोई प्रकाश पड़ती है, तो जिस मात्रा में जो कलर की जिस मात्रा में प्रकाश पड़ती है, तो उसी मात्रा में ये फेडिंग कर जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड इस रील पर लगी हुई रहती थी, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है इस पे लगे होने के कारण क्या होता है, वो फेड जो कर जाता है, तो वो एक श्वेत श्याम, श्वेत मतलब सफेद और श्याम मतलब कालापन टाइप का एक पिक्चर बना लेता था। उसी पिक्चर को हम लोग बाद में डेवलप करके और आगे बना के हम लोग क्या बनाते थे, फोटोज बना लेते थे, ठीक है। आज जमाना चेंज हो चुका है, आज हम लोग डायरेक्ट फोटोज खींच रहे हैं, उसमें कोई ऐसा केमिकल वाले रील्स नहीं लगते हैं, और सीधे सीधे उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो बहुत चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हो गया है। हमने देखा वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को जोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें कुछ क्रियाकलाप है। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड